RKITI यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो AC सर्किट एनालिसिस था। तो पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यह हमारा सेकेंड वीडियो होगा, यानी दूसरा वीडियो होगा। अगर आप पहला नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडक्शन या प्रेरण क्या होता है। किसी कुंडली में AC प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित उसी कुंडली या दूसरी कुंडली में फैराडे के नियमानुसार वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस प्रभाव इंडक्शन या प्रेरण कहलाता है। यह प्रभाव DC में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इंडक्टेंस या प्रेरकत्व क्या होता है। ठीक है, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व क्या होता है। जब किसी कुंडली में AC धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है जो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। कुंडली का यह गुण इंडक्टेंस कहलाता है। यानी जब कोई भी कुंडली है उसमें जब हम AC धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक विरोधी EMF पैदा होता है जो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। तो कुंडली का यह गुण इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टेंस का जो प्रतीक है L होता है और मात्रक हेनरी जो S से दर्शाते हैं। हेनरी होती है, एक हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे कूलाम होता है। L बराबर N⁵I होता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, L बराबर जो N⁵I होता है, जहाँ L इंडक्टेंस हेनरी में, ⁵ फ्लक्स वेबर में, N जो है कुंडली की लपेट संख्या है और I धारा एम्पियर में है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, क्या होता है, कुंडली में AC प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से उसी कुंडली में EMF पैदा होना सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। जैसे A आपका इधर बाइंडिंग कर देते हैं, इधर बाइंडिंग, और कॉमन एक मान लीजिए फ्लक्स यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से इसमें जब सेल्फ इंडक्टेंस पैदा होगा तो फ्लक्स के माध्यम से यहाँ भी अपना फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है और फ्लक्स के सहारे सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉ काम करता है। ठीक है, वहाँ फ्लक्स हमारा कट करता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि जब किसी कुंडली में AC प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र से उसी कुंडली में EMF पैदा होना सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है और दूसरी कुंडली में EMF पैदा होना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, पहली कुंडली में जो उत्पन्न होगा वह सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा और उसके फलस्वरूप जो दूसरे जो वाइंडिंग में दूसरे आपका कुंडली में EMF पैदा होगा वह म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण पैदा होने वाला EMF बैक EMF कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो प्रतीक होता है L होता है, इसका भी मात्रक हेनरी होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका जो मात्रक होता है M, प्रतीक M होता है और मात्रक भी हेनरी होता है। तो M बराबर √M1 M2 होता है। ठीक है, K √M1 M2 होता है। अब आगे देखेंगे इंडक्टर या प्रेरक या चोक क्या होता है। तो चोक क्या होता है, नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाला पूर्ण चोक कहलाता है। यानी नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाला जो पुर्जा होता है चोक कहलाता है। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब, रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में किया जाता है चोक का प्रयोग। प्रेरक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस, यह क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा
प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो प्रतीक होता है एक्सएल होता है, वह मात्रक ओम होता है। एक्सएल बराबर 2πfl होता है, ठीक है, 2πfl होता है। एक्सएल बराबर 2πfl हो जाएगा, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है, l इंडक्टेंस हेनरी में है, ठीक है, और 2π जो है ये कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं प्रेरक धारिता या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या संधारित्र प्रतिघात क्या होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए कैपेसिटर द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका बात करें प्रतीक ओम होता है, एक्सी होता है, और इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। एक्सी बराबर होता है 1/2πf इंटू सी होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। एक्सी बराबर 1/2πf सी होता है, जहाँ एफ वही फ्रीक्वेंसी है, सी कैपेसिटेंस फैराड में होता है, फैराड इसका मात्रक होता है, ठीक है। बात करें आई एल बराबर V/XC हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं कैपेसिटेंस या धारिता। धारिता क्या होती है, किसी अचालक पदार्थ से पृथक दो चालक प्लेट के मध्य वैद्युतिक आवेश एकत्र करने की क्षमता होती है, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, और इस व्यक्ति को कैपेसिटर कहते हैं। इसका प्रतीक जो होता है सी होता है, और मात्रक फैराड होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है C बराबर ε0 A/D होता है, ठीक है। तो किस किस कारक पर निर्भर करता है, देखिए C समानुपाती A के होता है, प्लेट का क्षेत्रफल जो है समानुपाती होता है आपका कैपेसिटेंस के। दूसरा है प्लेट के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, C व्युत्क्रमानुपाती D के होता है। तीसरा है प्लेट की संख्या, नंबर ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है। चौथा है अचालक नियतांक, मतलब कांस्टेंट ε0 पे भी निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। फार्मूला होता है C बराबर ε0 A/D होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। आगे आवेश देखते हैं, चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है Q होता है समानुपाती V होता है, या Q बराबर एक कांस्टेंट आता है C के रूप में, Q बराबर C इंटू V हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज का ए भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ Q आवेश कूलाम में है, V वोल्ट में है, C में है, ठीक। एक फैराड बराबर 1 वोल्ट/कूलाम, ठीक, यानी यही C बराबर Q/V हो जाएगा। तो Q आपका क्या है, कूलाम है, और V आपका वोल्ट है, ये हो जाएगा। एक माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड होता है, एक नैनो फैराड बराबर 10⁻⁻9 फैराड होता है, और एक पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड होता है। जो फैराड होता है वह बहुत बड़ा राशि होती है, इसलिए जो प्रायः जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को माइक्रो फैराड में हम डिनोट करते हैं। और यह क्या करता है, एसी में हमारी पावर फैक्टर को बनाए रखता है, पावर फैक्टर को बढ़ाता है, और सिंगल फेज जो मोटर होती है उनमें फेज डिफरेंस यह प्रदान करता है, ताकि मोटर स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो इसका कार्य होता है। अब देखते हैं प्योर रेजिस्टिव करंट, यानी प्योर रेजिस्टिव करंट का मतलब उस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा रहता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में धारा व वोल्टेज इन फेज रहते हैं, जैसे यहाँ से धारा चल रही है तो यहाँ से वोल्टेज भी चलेगा, यानी वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज में रहते हैं। वोल्टेज भी इसी पे रहेगा, करंट भी इसी में रहता है, यानी एक ही फेज में दोनों रहते हैं। तीसरा है पॉइंट, इस परिपथ में शक्ति की ओम नियम व डीसी परिपथ की भांति की जाती है, यानी इस परिपथ में शक्ति का ओम नियम
P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, या P बराबर वी आई होता है, या एक होता है वी स्क्वायर बाई आर। ये सब इसमें आता है, ठीक है। और भी होता है, जैसे प्योर इंडक्टिव जो प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें बात करें पावर फैक्टर का, तो पावर फैक्टर उसमें क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, याद रखेंगे। दूसरा है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, तो केवल इंडक्टर या चोक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता है, केवल उसमें इंडक्टर ही रहेगा। इस परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, यानी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज होगा तो यहाँ धारा रहेगी, यानी यह 90 डिग्री पिछड़ जाएगी। जैसे एक ग्राफ से हम देखते हैं, अब ये यहाँ से धारा, मान लीजिए धारा है तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे से होगा, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फासला होगा। वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री करंट से, ठीक है। ठीक, यहाँ शक्ति व्यय जो होता है P1 cos फाई, अतः कुल शक्ति शून्य होता है, क्योंकि P बराबर वी आई कॉस फाई होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए 0 यहाँ मान रख देंगे तो P बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें पावर फैक्टर होता है जो वो 0 हो जाता है। आगे बात करते हैं शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में, तो केवल कैपेसिटिव युक्त AC परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है, यानी उस परिपथ में केवल कैपेसिटिव ही जोड़ दिया जाता है। इस परिपथ में वोल्टा विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, यानी ठीक उसका जो इंडक्टर होता है उसका उल्टा होता है। जो इसमें धारा होती है 90 डिग्री लीड करती है, किससे, वोल्टेज से। और एक बात और, आपका जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है इसमें याद रखेंगे, यह हमेशा जो है हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। धारा जो पिछड़ जाती है तो हमेशा इसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है, याद रखेंगे आप। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, इसलिए इसमें हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक, यानी अग्रगामी लीडिंग पावर फैक्टर होता है किसमें, धारिता में। तो तीनों का आप याद रखेंगे। और शक्ति की व्यय की बात करें तो वही शून्य हो जाएगा, क्योंकि P बराबर कॉस फाई होता है, कॉस 90 का मान 0, इसलिए P का मान 0 हो जाएगा। तो इसमें धारा इसमें जो व्यय जो होता है शून्य होता है, और यह शुद्ध जो कैपेसिटी होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है उसमें पावर फैक्टर। और बात करें इंडक्टिव में तो इंडक्टिव में आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और बात करें आपका प्योर रेजिस्टिव में तो रेजिस्टिव में क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, इसका तीसरा भी वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। और कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसे पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यह जो है चैनल इलेक्ट्रीशियन के लिए ही डेडिकेटेड है। इसमें आपका ALP IDI के एग्ज़ाम रिलेटेड सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं वो डाले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।